बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकिर। नाज़रीन, 8 साल गुजरने के बाद सानहा बल्दिया टाउन का फैसला आखिरकार आ ही गया, जहां पर मुतासिरीन को बहुत ही देर से इसका इंतजार था कि फैसला कब आएगा और कब उन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जिन्होंने इंसानियत की ना सिर्फ तजलील की बल्कि उनके साथ घनौना जुर्म करते हुए आजादाना घूमते फिरते भी नजर आए। मगर हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर 2016 में बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलव्वस एक मुलजिम रहमान भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से तो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जबकि हम्माद सद्दीकी को भी के बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई थी, अब्दुल रहमान भोला ने इसमें एतराफ किया था बयान में देते हुए। और भी बहुत सी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं, जहां पर MKM पर भी इल्जाम थे कि उनके भी कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत मिजाज बखैर है जी? अच्छा सज्जाद मीर साहब, कैसे देखते हैं कि 8 साल के बाद सानिया बल्दिया केस का फैसला आ गया है? क्या इंसाफ हो गया, इंसाफ मिल गया लवाहिकीन को, मुतासिरीन को? जब ये वाकया हुआ था उन दिनों लाहौर शिफ्ट हो चुका था मैं, लेकिन मुझे ये सच्चों के सारा इलाका देखा भी हुआ है और ये सारी अंदाज़ा भी था ये कौन सी कंपनी है, कैसी है। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये आग फितरी तौर पर लग सकती है, और अगर लग सकती है तो इस तरह की बातें आने लगी कि इन्होंने तो सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए हुए। हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं ना जी, एक बाहर निकलने की सीढ़ियाँ पीछे होनी चाहिए जो है इमरजेंसी के लिए जा सके। यहाँ हफीज सेंटर में लगा था, उस वक्त लोगों ने यही कहा था वो सीढ़ियाँ किधर हैं, फलां जगह खत किधर है। हमारे यहाँ नहीं होती आमतौर पर, सच्ची बात तो ये है। लेकिन इस बात को गंवाने की कोशिश की गई जल्दी, लेकिन उस वक्त ख्याल था कि ये आग इसलिए बेपरवाही से लापरवाही से लगी है या कोई गलती हुई है, ह्यूमन फॉल्ट हुआ है। जल्दी ये ट्रेस हो गया कि नहीं, ये इसलिए लगी है कि भत्ता देने से इनकार करने पर उसका बदला लिया गया और किया गया। भत्ता वहां मांगना और उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना MKM के अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता था। सही। अच्छा अच्छा इस पर बड़ी गड़बड़ भी हुई, JIT बनी, फिर JIT। अच्छा उस वक्त तो सूरत हाल थी कि पीपल्स पार्टी के साथ MKM भी हुकूमत पे थी, और वो एक अजीब करीब कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पैदा होती थी जो पैदा हो चुकी थी। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई एक तरह की शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह था कि अब भी MKM का एक टेरर जो था वो कराची में मौजूद था। अब नाम जब आए लोगों के, रऊफ सदीकी का जैसे आज उन्हें बरी कर दिया गया, तो थोड़ी सी मुझे हैरानी भी हुई। रऊफ सदीकी बुनियादी तौर पर एक शायर हैं और अच्छे खासे शायर हैं बेचारे, और वजीर दाखिला भी रहे हैं, और वो वहाँ थे, सऊदी अरब में थे, तो वहाँ से खासा चंदा वंदा MKM के लिए इकट्ठा करते थे। वो एक शरीफ शायर किस्म के आदमी हैं। हैरानी होती थी कि ये MKM में कुछ चले गए, लेकिन जब उन पर ये इल्ज़ाम लगा तो ख्याल हुआ कि ये तो MKM का हर आदमी जो है ना कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अंदाजा यही था कि हम्माद सदीकी नाम का जो शख्स था वो असल मास्टरमाइंड है, वो अब भी गायब है, वो इनके काबू नहीं आया। बाकी लोगों को तो सजा किनको मिली? रहमान भोला। दूसरा क्या है, ज़ुबैर चरिया। ये चरिया कराची के स्लैंग में खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम एक बेवकूफ़ गधे के लिए। वहाँ नाम भी बहुत रखे जाते हैं छोटे तबकों में, चरिया, डिफरी, फलाना, ये जो क्या कहता है कराची के स्लैंग है या बब्बे के स्लैंग है या कहाँ के स्लैंग है, लेकिन कराची में बेशुमार लोगों का नाम, ये नाम ही बताते हैं कि ये एक किस लेवल के, किस सतह के लोग हैं जिनसे इस तरह के काम कराए जाते थे। अब आग जब लगी तो 236 या कितने लोग जो थे वो जल के मर गए, कोई बचा नहीं। कहते दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सही। और अब साबित ये भी हो गया कि एक जगह नहीं 3-4 जगह पे आग अलग अलग लगाई गई, जिसका मतलब है कि बकायदा प्लान के साथ, और लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सही। एक फ्लोर जला, दूसरे फ्लोर को किया। इतना अंदोगनाक वाकया था कि उसके एक आदमी कांप उठता था, एक सारी सूरत हाल थे कि ये भी यहाँ हो गया है। लेकिन नतीजा ये निकला है कि 8 साल लग गए टेररिस्ट कोर्ट को फैसला करने में कि मुजरम कौन है, जिम्मेदार कौन है। 4 लोग तो वो हैं जिनको सहूलतकार के तौर पर सजा दी गई, 2 को सिर्फ मौत की सजा दी गई, लेकिन वो जो असल मुजरम था, मास्टरमाइंड, वो भागा हुआ है। असल मुजरम तो नहीं कहते ये, क्योंकि ये भुट्टो साहब के केस के बारे में यही तो राय थी कि अगर उनके बारे में ये कहा गया था कि अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था तो इन्वेस्टिगेट करने की सजा मौत नहीं है, बल्कि जिन्होंने कत्ल किया सजा तो उनको मिलनी चाहिए मौत की, वो उनको मिली भी थी। लेकिन ये सारी सूरत हाल ने ये 11 सितंबर को चूंकि हुआ था, तो इसके 9/11 कहते थे पाकिस्तान का, यानी बिल्कुल पाकिस्तान का 9/11 कहते थे। और यही आज जो नक्शा पैदा हुआ है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, उससे ये अंदाजा हुआ है कि अब तो वो रिएक्शन ही नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं ये इंसाफ मिल गया, बिलाखिर इंसाफ मिल गया, दूसरे कहते हैं ये इंसाफ तो नहीं है जी। 8 साल के बाद आप 2 मुलजमों का, अब वो भी अपील पे जाएंगे,
टेस्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट पे जाएगी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त तक जो इंक्वायरी हुई है, जो तफ्तीश हुई है, जो JIT तोड़ी गई है, उसमें पत्नी कितनी गलतियां निकलेंगी, कितनी कानूनी मोशगाफियां होंगी, ये लोग फांसी पर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे या मारे जाएंगे। 2 आदमियों का फांसी पर चढ़ना शायद यही आया कि 274 बार या कितनी बार इनको फांसी दी जाए। क्या इससे कफारा हो जाएगा उस सानिया का जो उस वक्त हुआ था? अंदाजा लगाइए उस वक्त क्या सूरत आती कराची की। 2-3 बोरीबंद लाशें, भत्ता, आपकी दुकान है, कुछ है, आपके पर्ची आ जाएगी 10 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। ये देना आपने, वो देने हैं ना, देने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसे जान छुड़ा सके। सही। ये जिंदगी थी। कारोबार वहां कौन करता? ये कहते हैं कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची ने सबसे ज्यादा दुख भी दिए हैं पाकिस्तान को। यानी ये सूरत हाल थी कि वहां कारोबार करना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। कारोबारी आदमी भागते हुए आ रहे थे। ये वो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ के जमाने में कुछ पंजाब में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी है, तो उसकी वजह शहबाज शरीफ से ज्यादा कराची के हालात भी थे। लोग कहते थे यहाँ कैसे कारोबार करें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपनी फैक्ट्रियां पंजाब में लाने पर तुले हुए थे, लेकिन फिर कुछ हालात बेहतर हुए तो उन्होंने काम शुरू किया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सालिक मजीद साहब। सालिक मजीद साहब मौजूद हैं जनाब, उनसे अस्सलाम वालेकुम। सालिक मजीद साहब जी, वालेकुम सलाम। वीर साहब कैसे हैं? कैसे हैं आप? सुनाए ठीक हैं जी, ये आज फैसला आ गया है। अब देखें, हाँ। 8 साल इंतजार किया है लोगों ने, और उसके बाद जाके अब ये है कि हमारी अदालतों में इतना वक्त लग जाता है जी। इतने बड़े अहम केसेस में अगर फैसले में इतना टाइम लगता है तो अंदाजा लगा लें बाकी केसेस में क्या सूरत हाल है। और देर आए दुरुस्त आए कहेंगे कि कम से कम फैसला तो सुनाया, वरना तो यही इंतजार होता था कि भाई हर दफा जो है वो कहानी एक नए मुल्जिम की तरफ मुड़ जाती थी। हर दफा एक नया बंदा आ जाता था, एक नई JIT आ जाती थी। 3 JITयां बनी, 3 रिपोर्टें बनी, कभी एक हुकूमत नहीं मान रही, कभी दूसरी नहीं मान रही, कभी पुलिस वाले, कभी FIA, कभी ATC के अंदाज पर। ये है कि फैसला आ गया और कुछ तो आंसू पूछेंगे लोगों के। नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया, फैसला तो आ गया। लेकिन आप ये बताइए, क्या इसके बाद आप समझते हैं कि लोगों को टोटल इंसाफ मिल गया? हमाद सिद्दीकी तो मफरूर है और जाहिर है कि अभी ये दो आदमी को सजा मिली है, वो कब तक अभी उनकी अपील होगी, फिर दूसरी अपील होगी? क्या कोई लगता है कि उसका तदारुक हो जाएगा जो इतनी बड़ी ज्यादती हुई है लोगों के साथ? सवाल ही नहीं पैदा होता मीर साहब, तदारुक कैसे हो सकता है? सदे बाप भी नहीं हो सकता। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो उनके साथ इतना अर्सा जो है वो उनके लवाकिन और अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो सजाएं तो अभी तक किसी को नहीं मिली। अभी तक तो ये तो बारिश का पहला कतरा है कि अदालत ने एक फैसला सुना दिया, पहला स्टेप है ये। इसमें भी अभी सबको सजा नहीं हुई है, इसमें भी चंद किरदारों को सजा हुई है, और अभी भी बहुत सारे जो मास्टरमाइंड या जो बड़े किरदार हैं वो तो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन ये तो फेस ऑफ इट, जो लोग सामने थे, जो फ्रंटमैन थे, जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, उनको जो है सजाएं मिलने का ये पहला एक कदम है, जिसको खुशाइंदी इसलिए कहता हूँ कि कम से कम सजाओं का एक अमल शुरू हो गया है। लेकिन ये कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी इस पे जिन लोगों के प्यारे उनसे छीने गए हैं वो मुतमिन हो जाएंगे। कतन मुतमिन नहीं होंगे, क्योंकि जब तक वो तो चाहते हैं उसी तरीके से उनको भी जलाया जाए जिन्होंने इनको जलाया, इनके प्यारों को। दिन दहाड़े बिल्कुल काम करने के लिए मासूम लोग थे, भाई बेटियां थी लोगों की, बेटे थे, भाई थे, शोहर थे, जिस तरीके से उनके घर उजाड़े गए हैं, जिंदगी उजाड़ी गई है, इसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। इनको आप टांग भी दें, इनको आप कुछ भी कर दें, उम्र कैद दे दें, इनसे उनके तो प्यारे वापस आने वाले नहीं है। जिस कर्ब और मुश्किल में और जिस मुसीबत से वो गुजरे हैं, ना सिर्फ वो जो जहाँ भाग हो गए थे, बल्कि उसके बाद उनके पूरे पूरे घरों की फैमिलियां तबाह हो गई हैं, उजड़ गई हैं। बिल्कुल जी। और कोई एक एक घर में कमाने वाला था या 2-2 लोग थे, तो बाद लोगों के एक एक घर में कई लोग गए, और कभी भी 23 लाशें ऐसी जिनकी शनाख्ती नहीं हो सकी। हाँ, 23 लाशें ऐसी हैं जी, बिल्कुल। तो आप उनका सोचें कि उनके प्यारे जो हैं वो किस दर्द से गुजरे, और उनकी बदुआएं जो वर्ष तक जारी होंगी, तो जाहिर है कि इन लोगों का अंजाम तो क्या होगा जिन्होंने भी ये सारा ड्रामा किया था और इसमें सारा ये होलनाक प्लान किया था, और इसमें जिन्होंने भी रंग भरे हैं अपने अपने हिस्से का, जो भी किरदार अदा किया है, इन सब की अर्श तक जो बददुआएं गई हैं उनका हिसाब तो होगा। लेकिन अदालत से बाहर होना जरूरी था, और वो आज पहला कदम है जो हो गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। बहुत शुक्रिया आपका सालिक मजीद साहब, आपने बहुत मसरूफियत के बावजूद वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, ये तो बड़े फाल उस जमाने में जर्नलिस्ट थे, अब भी हैं माशाल्लाह, और इस मामले को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। उस जमाने में तो रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था, जान पे खेलने के मुतरादफ होता था। यानी ये नहीं है कि वो बाकायदा फोन आ जाते थे कि बोरीबंद लाश आपकी बोरी का साइज हमने ले लिया, बना लिया है, तो इस तरह की बातें करते थे लोग। तो इन हालात में इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाकया, चलिए आज रिलीफ का ये पहला बारिश का खतरा। अच्छा, तो चलें, ये तो बारिश का पहला खतरा हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि MKM को फिर क्या क्लीन चिट मिल गई है?
नहीं, एमक्यूएम को क्लीन चिट क्यों मिल गई है? उसने कहा ना कि जी क्लीन चिट मिल गई, रऊफ सिद्दीकी का उसमें मुलव्वस नहीं था, सब्जवारी ने कहा। तो सईद गनी ने कहा कि ये जो बाकी रहमान भोला और दूसरा ये जुबैर चरिया है, ये कौन है? ये भी तो एमक्यूएम के थे। उन्होंने कहा हाँ, उस वक्त ये भी एमक्यूएम में थे, वो हमने निकाल दिया है। यानी ये अच्छी बात है। निकालने के बाद आप मीठा मीठा हम कड़वा कड़वा थूक। हाँ, ये निकालने के बाद आप कहेंगे जी अब तो हम गुनाह से पाक हो गए, बरीउस ज़िम्मा हो गए, और जो इसका असल मास्टरमाइंड था वो आपने भगा दिया। और वो कहाँ है, किस जगह है, किसी को पता नहीं चलता। आप बहुत से लोगों को, रहमान डकैत को, इन लोगों को पकड़ के ले आते हैं, इंटरपोल से ले आते हैं, दूसरे ले आते हैं, लेकिन ये आपके काबू में नहीं आते। और आप समझते हैं कि ज़ाहिर है आपको मालूम होगा दुनिया में कहाँ वो गायब हुए हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल मफरूर हो गए, किसी को पता नहीं है, सबको पता होगा। लेकिन एमक्यूएम के लोग जिस तरह साउथ अफ्रीका में, लंदन में, अमेरिका में आबाद, बैंकॉक से पकड़ा है ना रहमान भोले को, इंटरपोल के बैंकॉक से पकड़ा है। इनके पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते थे, पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते थे ये कोई, लेकिन यही बात है कि ये क्लीन चिट तो उन्होंने देने की कोशिश की थी एमक्यूएम को। एमक्यूएम को क्लीन चिट कभी तारीख कभी देगी नहीं चीज। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं फिर रऊफ सिद्दीकी का मुस्तकबिल क्या होगा? आप तो कहते हैं वो बड़े शायर, बड़े वो मिजाज के, वो बेचारे मुश्किल क्या होगा उनका, लेकिन ये है कि वो इस काम से बच गए। अब पता नहीं, ये एमक्यूएम ने तो ओन तो कर लिया और ये कह दिया कि साबित हो गया कि एमक्यूएम इसमें मुलव्वस नहीं है, क्योंकि रऊफ सिद्दीकी को सजा नहीं हुई, वो उस वक्त इंचार्ज होंगे वहाँ के। लेकिन दूसरी बात, यही बड़ी सीधी बात है, वो ये है कि अगर ये एमक्यूएम इसमें मुलव्वस नहीं थी तो ये कैसे हो सकता था कि कराची में इतना बड़ा वाक़या हो जाए और एमक्यूएम जो है उस मुजरमों को पकड़ कर करार वाक़ई अदालत दिलाए। अब किसी बदमाश के इलाके में दूसरा बदमाश आके कार्रवाई कर जाए तो बदमाश छोड़ते नहीं है, नहीं छोड़ते। आप कराची के दादा हैं, दादागिरी करते हैं, आपने उनको छोड़े रखा, बख्शे रखा, ये क्या बात हुई? मतलब ये है जी कि वो तारीख, मैंने कहा कि उनको माफ नहीं करेगी इस जुर्म में भी, और बहुत से चलाए। अच्छा सजाद मीर साहब, फिर ये तमाम सिनेरियो देखिए, आपने तो वैसे पहले ही बात कर दी है, अभी तो आया सेशन से निकला है, दहशतगर्दी की अदालत में चला गया, अब हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो मामला फिर वही, यानी कि सवालात उठेंगे, वो सकम अभी भी मौजूद है। वो सारा कुछ होगा, क्योंकि जीआईटी 3 बनी। हाँ। एक जीआईटी ने कोई और रिपोर्ट दी, बकौल इनके सिंध गवर्नमेंट की जीआईटी थी, किसी का होगा कि उन्होंने एमक्यूएम की तरफ शराक कर दिया, दूसरी उन्होंने कहा जी दूसरी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ। ये जीआईटी को एक अजीब खेल है जी, कराची से शुरू हुआ है कि कहा जी पुलिस की जो तफ्तीश का नॉर्मल तरीका होता है वो कामयाब नहीं होता, तो इसमें हम आईएसआई का बंदा डाल दें, एमआई का डाल दें, एक आईबी का डाल दें, एक स्पेशल ब्रांच का डाल दें, एक पता नहीं उधर उधर से कुछ और डाल दें, करके इसको जीआईटी कहना शुरू कर दें। ये जीआईटी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है जो हमने इख्तियार किया है, और इसके नताज को ठीक नहीं निकले। नवाज शरीफ को सजा भी जीआईटी से मिली ना जी, और जेआईटी कौन सी, जिसमें एमआई का आदमी था, आईएसआई का आदमी था, और जो नवाज शरीफ इतना बिटर है और बात कर रहा है, कभी कोई भी लगता है कि वो हमारी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कर रहा है, वो शायद इसीलिए है कि जिस जेआईटी ने सारे फैसले दिए वो उससे खुश नहीं है, वो हमारे इदारों के लोग थे। पुलिस को कार्रवाई करने देना, आप साबित करें, अगर ये साबित करवाना है आपने किसी एजेंसी के जरिए से, तो फिर वो जो पुराना कानून का तरीका है वो जरा थोड़ा सा तशवीशनाक हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अच्छा सजाद मीर साहब,